हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम कंपनी लॉ का जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कंपनी लॉ का। ये एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था और कुछ वेरी शॉर्ट है, वो भी मैं जल्दी बता दूंगी। तो आज इस लास्ट क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की अपवाद सहित विवेचना कीजिए। जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध है, इंडोर मैनेजमेंट है, उसके अपवादों सहित उसको बताना है। फिर आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है? जो आंतरिक प्रबंध है, इंडोर मैनेजमेंट है, वो क्या है? आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? एक कंपनी द्वारा आयोजित विभिन्न सभाओं का वर्णन कीजिए। वार्षिक साधारण सभा का क्या महत्व होता है? एक कंपनी के अंदर आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है, इसके क्या अपवाद हैं, और जो इसमें ये सभाएं होती हैं वार्षिक सभा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसका आंसर। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के सीमा नियम, जिसे संगम ज्ञापन भी कहा गया है, और अंतर नियम, जिसे कहा गया है संगम अनुच्छेद, सार्वजनिक दस्तावेज बन जाते हैं, यानी कि ये सार्वजनिक हो जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं, इन्हें कोई भी देख सकता है तथा कोई भी व्यक्ति इन्हें नियमानुसार देख सकता है या इनकी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है। और कंपनी के साथ लेन देन करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इन दस्तावेजों में उल्लेखित बातों की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। जो भी इन दस्तावेजों में लिखा हुआ है उन सब की जानकारी प्राप्त कर लेना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जो कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह आनवायिक अधिसूचना कंस्ट्रेटिव नोटिस होगी। यानी कि ये एक पहले से ही किसी को एक चेतावनी दी जाती है कि अगर आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको कंपनी के सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, तो वो जो पैसे वाला गेम होता है ना, उसमें पहले ही लिखा होता है कि जो भी व्यक्ति इस गेम को खेल रहा है उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और गेम में होने वाले नुकसान के लिए वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। उसने वो नोटिस, वो नियम पढ़े हों या ना पढ़े हों, वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर उसको कोई भी नुकसान होता है तो जिम्मेदार उसे ही ठहराया जाएगा। वो यह नहीं कह सकता कि मैंने तो ये चीज़ पढ़ी ही नहीं थी। ठीक है, तो इसे ही एक नोटिस कहते हैं, कंस्ट्रेटिव नोटिस, जो पहले ही इंसान को पता होना चाहिए। मतलब कि मान लिया जाता है आप निवेश कर रहे हैं, मान लिया जाता है कि आपने सारी शर्तों को पहले से ही पढ़ लिया है। परंतु इसका एक अपवाद है जो कंपनी विधि के अंतर्गत आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है। इसे रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टार्कवान 1856 का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत सर्वप्रथम इसी वाद में प्रतिपादित किया गया था। यह मामला आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का मूल आधार माना जाता है, इसलिए इसे टार्कवान रूल भी कहा जाता है। इस वाद में कंपनी के निर्देशकों ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने वादी टार्कवान से लोन लिया, यानी कि उन्होंने उससे कुछ पैसे लिए और उसके बदले उसे ऋण पत्र जारी किया। ऋण पत्र जानते हैं ना क्या होता है? ऋण पत्र मतलब एक ऐसा पत्र, एक सर्टिफिकेट जो उसके पैसों के बदले में उन्होंने उसे दिया था। जैसे उन्होंने उससे 20 लाख लिए या फिर 2000 लिए या फिर 10 लाख लिए, जितने भी पैसे उन्होंने लिए हैं वो उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट देंगे। 10%, 20%, जितना भी कंपनी के निर्देशक निर्धारित करेंगे कि उन्हें इतना % इंटरेस्ट उसको देना है, तो वो सारी चीज़ें उसको एक लिखकर वो उस ऋण पत्र पे, उस सर्टिफिकेट पे लिखकर उसको देंगे। उसे कहते हैं ऋण पत्र। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो आप। और दूसरा एक, जैसे कि हम बैंक में जाके एफडी कराते हैं तो एफडी पर हमें मिलता 7%। अगर हम 10 लाख की एफडी कराते हैं तो उस पर सालाना 7% इंटरेस्ट मिलता है। उसके बदले में बैंक वाले हमें एक पेपर देते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने 10 लाख की एफडी कराई है और आपको सालाना 7% इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि फिक्स इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जितने सालों को भी हम एफडी कराते हैं। इसी तरह से ऋण पत्र होता है जो कंपनी के निर्देशक ने टार्कवान को दिया था। ठीक है,
कंपनी के अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह प्रावधान था कि निर्देशक तभी ऋण ले सकते हैं जब साधारण सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हो, किंतु वास्तव में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। कंपनी ने कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया था। जब कंपनी ने ऋण लौटाने से इनकार किया तब टार्कवान ने वाद दायर किया कोर्ट में। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बाहरी व्यक्ति यानी कि टार्कवान जो कंपनी से का एक बाहरी व्यक्ति है को यह मानने का अधिकार है कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाएं विधिवत पूरी हो गई हैं। अगर निर्देशकों ने पैसा मांगा है तो इसका मतलब उन्होंने ये समझ लिया था कि जो भी प्रस्ताव है वो उन्होंने पारित करा लिया होगा, लेकिन निर्देशकों ने ऐसा नहीं कराया था। कंपनी ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, कंपनी को बाउंड किया गया कि वो उसके पैसे वापस करेगी। इस प्रकार न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि बाहरी व्यक्ति को कंपनी की आंतरिक अनियमितताओं से प्रभावित नहीं किया जाएगा यदि उसने सद्भावना में कार्य किया है। अगर उसने गुड फेथ में कार्य किया है, गुड फेथ में पैसे दिए हैं, तो कंपनी को पैसे वापस करने होंगे। ठीक है, फिर इसी में एक दूसरा केस है, चारनॉक कार्लिज कंपनी लिमिटेड बनाम भोलानाथ घर, AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1912 का ये केस है। इस मामले में कंपनी के अंतनियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार प्रबंध अभिकर्ता मैनेजिंग एजेंट, जो मैनेजिंग एजेंट होता है कंपनी के अंदर, को निर्देशकों की अनुमति से ही ऋण लेने का अधिकार था। वादी ने कंपनी को ऋण दिया, लेकिन प्रबंध अभिकर्ता ने निर्देशकों से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की थी। बिना अनुमति के ही उन्होंने, उसमें जो पहला क्वेश्चन था रॉयल वाला, उसमें निर्देशकों ने ऋण लिया था, इसमें लिया है प्रबंधक ने, एजेंट ने। ठीक है, बाद में कंपनी ने इस आधार पर ऋण चुकाने से इनकार कर दिया कि आंतरिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी को यह मानने का अधिकार था कि प्रबंधक अभिकर्ता ने आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली होगी, क्योंकि यह कंपनी का आंतरिक व्यवस्था थी, क्योंकि यह कंपनी की आंतरिक व्यवस्था थी। कंपनी ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगी। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत उन मामलों में लागू होगा जहां वादी सद्भाव में कार्य करता है। ठीक है, ये दो केस हैं, एक में तो अभिकर्ता है यानी कि एजेंट और एक में है निर्देशक, टार्कवांड और भोलानाथ। ठीक है, नाम याद रखना दोनों केसों के और स्टोरी की तरह केस को याद रखना। ठीक है, फिर है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद। जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है, इंडोर मैनेजमेंट, इसके एक्सेप्शंस। पहला, अनियमितता की जानकारी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। यदि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले, जो कंपनी के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, करने वाले व्यक्ति को वास्तव में यह जानकारी हो कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया में कोई अनियमितता या कमी है, जो कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है उसको अगर पता है कि कंपनी में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो वह इस सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सकता। कानून केवल उन्हीं व्यक्तियों की रक्षा करता है जो सद्भाव, गुड फेथ में कार्य करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही पता है कि आवश्यक स्वीकृति, अप्रूवल नहीं ली गई, तो वह बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सब कुछ सही मान लिया था। अगर व्यक्ति को पता है कि कंपनी फ्रॉड है और उसमें उसने तब भी पैसा लगाया है, तो उसको उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें केस है हार्वर्ड बनाम पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1888 का एक केस है। यहाँ निर्देशकों को पता था कि उनकी ऋण लेने की सीमा खत्म हो चुकी है, फिर भी उन्होंने ऋण लिया। कोर्ट ने इसे अवैध माना। ठीक है, केस का नाम और बस थोड़ा बहुत आप डिफाइन भी कर दोगे वो भी बहुत है, लेकिन केस का नाम जरूर लिखना। फिर है इसके बाद अनियमितता का संदेह या लापरवाही।
जब लेन देन की परिस्थितियां ऐसी हों कि एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी संदेह कर सकता है, एक नॉर्मल पर्सन भी ये समझ सकता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड है, तो बाहरी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह उचित जांच पड़ताल करे। यदि वह बिना जांच किए ही लेन देन कर लेता है तो इसे उसकी लापरवाही माना जाएगा और उसे इस सिद्धांत का संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये उसकी नेग्लिजेंस मानी जाएगी कि उसने ही लापरवाही की है, उसने उचित जांच नहीं करी। ठीक है, कानून कहता है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। यदि कंपनी का कोई अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता दिख रहा है तो बाहरी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जांच करे। ठीक है, इसके बाद है जालसाजी, फौजरी। जालसाजी ऐसे कार्य को कहते हैं जिसमें किसी दस्तावेज या हस्ताक्षर को नकली रूप से तैयार किया जाता है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत केवल उन कार्यों पर लागू होता है जो विधि समस्त रूप से किए जाते हैं, परंतु जालसाजी प्रारंभ से ही शून्य अब इनिशियो यानी कि अवैध, इनवैलिड, शुरू से ही वो वॉइड होती है, शून्य होती है, इनवैलिड होती है। इसलिए कंपनी किसी भी जालसाजी दस्तावेज या फर्जी हस्ताक्षर के लिए उत्तरदायी नहीं होती। अगर कोई भी नकली पेपर, नकली हस्ताक्षर द्वारा काम कराया गया है तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपको उचित जानकारी लेनी होगी। इसके बाद है अधिकार के बाहर कार्य। अगर कोई व्यक्ति या कोई निर्देशक या फिर कोई प्रबंधक अपने अधिकार के बाहर कार्य करता है और आपको ये अंदाजा है थोड़ा बहुत कि ऐसा हो रहा है, फिर भी आपने पैसे लगाए, तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, यदि कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा कार्य करता है जो सामान्य रूप से उसके पद या अधिकारों के दायरे में नहीं आता, तो बाहरी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मान लिया था कि कर्मचारी के पास अधिकार हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी क्या करने के लिए नियुक्त है। यदि एक क्लर्क कंपनी की करोड़ों की जमीन बेचने का अनुबंध करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आप यह नहीं कह सकते कि आपने मान लिया था कि उसके पास अधिकार है। ठीक है, फिर है इसके बाद एक केस, आनंद बिहारी लाल बनाम दिनशा एंड कंपनी 1942। इस मामले में कंपनी के एक एजेंट ने कंपनी की संपत्ति को बेच दिया जबकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। क्रेता मतलब खरीदने वाला, क्रेता ने यह तर्क दिया कि उसने यह मान लिया था कि एजेंट को ऐसा करने का अधिकार होगा। ठीक है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि एजेंट के पास संपत्ति बेचने का कोई प्रत्यक्ष या प्रकट अधिकार नहीं था और क्रेता को इसकी जांच करनी चाहिए थी। अतः उसे आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ नहीं दिया गया। यह मामला यह स्थापित करता है कि यदि कोई कार्य अधिकारी के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है तो बाहरी व्यक्ति सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, आपको उचित जांच करनी होगी किसी भी चीज में अपना पैसा लगाने से पहले। ठीक है, फिर है इसके बाद आगे अन्यायिक सूचना का उल्लंघन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यदि कोई कार्य कंपनी के सीमा नियम, संगम ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंत नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के विरुद्ध है, अगर इन्हीं के विरुद्ध है कोई कार्य और वो किया जा रहा है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है, वो शुरू से ही शून्य होता है, तो आंतरिक प्रबंध का नियम काम नहीं करेगा क्योंकि यह दस्तावेज सार्वजनिक है, पब्लिक दस्तावेज है, कोई भी देख सकता है। कानून मानता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। आंतरिक प्रबंध केवल प्रक्रिया की गलतियों को छुपाता है, शक्तियों के उल्लंघन को नहीं। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष।
उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत व्यापारिक लेन देन में बाहरी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत बाहरी व्यक्तियों को यह मानने की सुविधा प्रदान करता है कि कंपनी की आंतरिक कार्यवाही विधि समस्त रूप से संपन्न हुई है, जिससे व्यापारिक लेन देन में सरलता और विश्वास बना रहता है। किंतु यह सिद्धांत पूर्णतः पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब ठीक नहीं है, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं। अगर आपको पहले से ही चीज़ें पता हैं तो वो इसके अपवाद में आ जाती हैं, जैसे अनियमितता की जानकारी, संदेहास्पद परिस्थितियां, जालसाजी। आपको पहले से ही संदेह था, पहले से ही थोड़ा सा लग रहा था कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं, फिर भी आपने पैसा लगाया तो आप ही की जिम्मेदारी है। जालसाजी, फ्रॉड तरीके से कोई काम हुआ है, अधिकार के बाहर कार्य, अल्ट्रा वायरस तथा अनव्यायिक सूचना। आपको पहले से ही सारे नोटिस दे रखे हैं, आपने उसमें लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ी, तब भी आपने पैसा लगा दिया। जैसे कि ऑनलाइन गेम वाला हमने देखा था, पहले ही सारे नोटिस, पहले ही एक नियम खुलते हैं ना कि अगर आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। आप जो भी इसमें पैसा लगाएंगे, अगर उसमें आपको लॉस हुआ तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इसी तरह से इसमें नोटिस दिया जाता है, पहले ही चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हो तो आप ही की गलती है। इस स्थिति में कानून बाहरी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान नहीं करता। कब नहीं करता? जब वो अपवादों में आते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत व्यापारिक सुविधा और सावधानी के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को संरक्षण देता है जो सद्भाव एवं उचित सावधानी के साथ कार्य करते हैं, जबकि लापरवाही या दुर्भावना की स्थिति में यह सुरक्षा समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये था आंतरिक प्रबंध का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके ना वेरी शॉर्ट और बता देती हूँ मैं आपको। इसी वीडियो में 3 वेरी शॉर्ट मैंने आपको बताए थे, बाकी मैंने बोला था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं में से आपके वेरी शॉर्ट बन जाएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉन्ग में नहीं आ रहे थे, मतलब आ रहे थे लेकिन थोड़े थोड़े। जैसे पहला क्वेश्चन, सभा से आप क्या समझते हैं? कंपनी अधिनियम के अनुसार सभा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सभा का अर्थ मीटिंग, सभा मतलब मीटिंग। सभा से अभिप्राय उन व्यक्तियों के एकीकरण से है, उन व्यक्तियों के एक समूह से है जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय और स्थान पर मिलते हैं तथा विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेते हैं। कंपनी के संदर्भ में यह सदस्यों, निर्देशकों या अन्य संबंधित व्यक्तियों की बैठक होती है। बैठक मतलब एक मीटिंग, जैसे नॉर्मली आप शब्द यूज करते हो कि भाई हमारी वहाँ मीटिंग है, तो सभी लोग एक ही पर्पस के लिए वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कंपनी की आंतरिक प्रबंध की बात हो, मेमोरेंडम की बात हो या फिर किसी भी विषय की। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सभाओं के प्रकार। अब कितने प्रकार की सभा होती हैं? एक होती है सदस्यों की सभा। सदस्यों की सभा, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, कंपनी के सदस्य होते हैं, उनकी। वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग, प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष में ये आयोजित की जाती है। फिर असाधारण सभा, विशेष या तत्कालिक कार्यों के लिए बुलाई जाती है। इमरजेंसी में इस सभा को बुलाया जाता है। वर्ग सभा, किसी विशेष वर्ग के शेयर धारकों के लिए होती है। अगर कोई विशेष वर्ग है, कोई विशेष कैटेगरी है, उसके लिए ये सभा होती है। फिर है इसके बाद निर्देशक मंडल की सभा। पहली सदस्यों की सभा, दूसरी निर्देशक मंडल की सभा। कंपनी के निर्देशक की बैठक होती है। ये जो निर्देशक मंडल की सभा है, इसमें कंपनी के जो निर्देशक होते हैं उनकी मीटिंग होती है। कंपनी के प्रबंध, मैनेजमेंट और नीतिगण जो रूल्स वगैरह बनते हैं उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं। फिर लेनदारों की सभा, कंपनी के लेनदारों के हितों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बुलाई जाती है। जो कंपनी के लेनदार है, जिनसे भी आपने पैसा लिया है, शेयरधारक, अंशधारक, उन लोगों के लिए इस सभा को बुलाया जाता है। ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है,
तो इसको वेरी शॉर्ट के उद्देश्य से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका एक निष्कर्ष दे सकते हैं आप। अतः सभा कंपनी के सुचारू संचालन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सभाएं जैसे सदस्यों की सभा, निर्देशक मंडल की सभा एवं लेनदारों की सभा निर्धारित की गई। ये सभाएं कंपनी के पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व, उनकी लायबिलिटी तथा प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित करती है, ठीक है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं। ऋण पत्र, डिवेंचर्स, ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं। ऋण पत्र का अर्थ, ऋण पत्र वह लिखित दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई कंपनी जनता या निवेशकों से ऋण प्राप्त करती है और बदले में निश्चित दर ब्याज देने तथा निर्धारित अवधि के बाद मूलधन लौटाने का वचन देती है। जैसे हमने एफडी वाला एग्जाम्पल देखा था कि 1 साल के लिए हमने 10 लाख की एफडी करी, उस पे हमें 7% इंटरेस्ट मिला, 7% एक निश्चित ब्याज मिल गया हमें, और जो उसका मूलधन है जो कि सारा पैसा है 10 लाख रुपए, इस पर 7% इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें डिफाइन किया गया है। ऋण पत्र धारक जिसको ऋण पत्र दिया जाता है वह कंपनी का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह कंपनी का ऋणदाता यानी कि कंपनी को पैसे देने वाला क्रेडिटर होता है, जिसे नियमित रूप से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। ब्याज प्राप्त, इंटरेस्ट, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, इस बात से मतलब नहीं है कि कंपनी को लाभ हुआ या नहीं हुआ। तुमने हमसे पैसे लिए थे 10 लाख रुपए, आपने कहा था कि आप 7% इंटरेस्ट दोगे, तो मुझे मेरा 7% इंटरेस्ट चाहिए। अब तुम्हें लॉस हुआ हो या फायदा, ये आप जानो। फिर ऋण पत्र सुरक्षित या असुरक्षित, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड हो सकते हैं तथा ये कंपनी की संपत्ति पर चार्ज के साथ भी जारी किए जा सकते हैं। अतः ऋण पत्र कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने का यानी कि धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसमें निवेशकों को निश्चित आय, फिक्स इनकम प्राप्त होती है। ऋण पत्र की परिभाषा बताई गई है किसमें, परिभाषा धारा 2 सबधारा 30 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र में डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी का कोई अन्य साधन शामिल होता है जो कंपनी के ऋण का प्रमाण होता है और जो कंपनी की संपत्ति पर प्रभार, चार्ज बना सकता है या नहीं भी बना सकता। अब प्रभार क्या होता है, कंपनी अपनी किसी संपत्ति जैसे जमीन, मशीन, बिल्डिंग, जो कंपनी की बिल्डिंग है, जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है या फिर उसमें जो मशीन लगी हुई है, जो भी उसमें काम हो रहा है, को सुरक्षा, सिक्योरिटी के रूप में गिरवी, बंधक रखती है ताकि वह अगर धन वापस न करे तो ऋणदाता उस संपत्ति से पैसा वसूल सके, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अंशों का वर्णन कीजिए। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट है कंपनी लॉ का, सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, उन सभी को रेडी कर लेना, ठीक है। अंश के प्रकार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश, शेयर्स कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की इकाई होते हैं। अंशधारक यानी कि शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर्स लेते हैं कंपनी का सदस्य होता है और उसे लाभ, डिविडेंड तथा मतदान, वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है। डिविडेंड बोलते हैं जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो वो कुछ % जो शेयर धारक होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको देती हैं कि अगर, ठीक है। सामान्यतः अंशों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कंपनी के प्रकार, कंपनी इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर्स, और दूसरे वरीयता अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी अंश वे अंश होते हैं जिसमें अंशधारकों को कंपनी के लाभ में लाभांश, डिविडेंड दिया जाता है,
परंतु यह निश्चित नहीं होता। लाभांश कंपनी के लाभ पर निर्भर करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो आपको उस शेयर्स पर प्रॉफिट देगी। इक्विटी अंशधारकों को कंपनी के मामलों में मतदान का पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए उन्हें कंपनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है। कंपनी के समापन वाइंडिंग अप के समय इन्हें अन्य सभी दावेदारों के बाद भुगतान मिलता है। जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्हें कंपनी खत्म होने के बाद तब पैसा मिलता है जब सभी को पैसा मिल जाता है, यानी कि इसमें लॉस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसका जोखिम अधिक होता है। अगर कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, तो जो कंपनी को बेचकर पैसा मिलेगा सबसे पहले अन्य लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद बचा कुचा पैसा शेयर धारकों को मिलेगा। इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। फिर है वरीयता अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। वरीयता अंश वे अंश होते हैं जिनमें अंश धारकों को दो प्रकार की प्राथमिकताएं प्राप्त होती हैं। पहली, लाभांश के भुगतान में प्राथमिकता। जो लाभांश मिलता है सबसे पहले इन्हें दिया जाता है जिनके पास ये वाले शेयर्स होते हैं। फिर कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी में प्राथमिकता। जब कंपनी का परिसमापन होगा, कंपनी को ख़त्म किया जाएगा, तो उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा सबसे पहले इनको दिया जाएगा। इन अंशों पर सामान्य रूप से निश्चित दर से लाभ दिया जाता है, परंतु इन अंशधारकों को मतदान का अधिकार सीमित होता है। वरीयता अंश के प्रकार, जो प्रेफरेंस शेयर है उसके टाइप। पहला, संचयी। यदि किसी वर्ष लाभांश डिविडेंड लाभ ना मिले तो वह आगे जुड़ जाता है। असंचयी, लाभांश न मिलने पर आगे नहीं जुड़ता। भागीदारी, अतिरिक्त लाभ में भी हिस्सा मिलता है। जो अतिरिक्त लाभ होता है कंपनी को, उसमें भी हिस्सा मिल जाता है। फिर अभागीदारी, केवल निश्चित लाभ मिलता है, जो भी लाभ फिक्स किया जाता है वो मिलता है। फिर परिवर्तनीय, इन्हें इक्विटी अंशों में बदला जा सकता है। फिर अपरिवर्तनीय, इन्हें इक्विटी में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर के प्रकार हैं। इन प्रकारों के नाम याद कर लेना। फिर है इसका निष्कर्ष। अतः अंश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी अंश एवं वरीयता अंश। इक्विटी अंश कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित होते हैं, जबकि वरीयता अंश निवेशकों को निश्चित लाभ एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोनों प्रकार के अंश कंपनी की पूंजी संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये थे वेरी शॉर्ट के 3 क्वेश्चन। तीनों को ही अच्छे से पढ़ लेना। और कंपनी लॉ का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आगे जो लेबर लॉ है उसको पढ़ाऊंगी।